गरीब लोगों के लिए कोई अवसर है ही नहीं। तो ये तो एक झूठ है। ये गुजरात मॉडल ही अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है और इस झूठ के दम पर ही मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मोदी जी से चादर चढ़ाने से नहीं होगा। जो लोग धार्मिक उन्माद करते हैं उन पे रासुका लगाइए ना। कुछ केस तो बताओ कितने रासुका लगे। ऐसे तो मिल जाएंगे जिन लोगों ने गरीबों की, मजलूमों की, छात्रों की आवाज को उठाया और उनके शब्दों को कट पेस्ट करके उनके खिलाफ रासुका लगा दी, उनको जेलों में डाल दिया। लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने गमछा पहन के और एक खास प्रकार का नारा लगा के किसी की हत्या की हो, लोगों को मारा हो और उन पर रासुका लगी। तो ये चादर वादर चढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। आपको ईमानदारी से देश के साथ, अगर आपको देश से प्यार है और देश के लोगों के प्रति आप अगर वफादारी करना चाहते हैं तो अपने वायदों को पूरा कीजिए। और ये जातियों ने हमें बर्बाद किया है, तो अब जाति की जरूरत नहीं है। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। इसी परिकल्पना के साथ मिशन जयवीर पूरे देश में काम कर रहा है। अपने भारत को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के गौरव को बचाने के लिए अगर अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी हम देंगे। पूरा समाज हमारा मिलकर इस मुहिम पे चल पड़ा है और हम इसको बहुत मजबूत करेंगे। इस समय देश में ट्विटर पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, लेकिन देश में प्रधानमंत्री के जन्मदिन से ज्यादा चर्चा बेरोजगारी की हो रही है। ट्विटर पर अब तक 3 मिलियन लोगों ने ट्वीट किया है और बार बार प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बेरोजगारी कब खत्म होगी। इसके साथ ही आज पाखंडवाद के दुर्विरोधी और वैज्ञानिक सोच के जन्मदाता पेरियार का जन्मदिन है और हमारे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। हम इनसे इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, साथ ही देश की बदलती राजनीतिक हालात और उत्तर प्रदेश की तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल सर यही है, बेरोजगारी जिस तरह से देश में बढ़ रही है और जिस तरह के खतरे देश में बेरोजगारी से उत्पन्न हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा जो हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए जिनको मौका मिलना चाहिए, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाने को मजबूर हैं, किसी नेता का मुखौटा लगाने को मजबूर हैं। तो इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए जो केंद्र सरकार नीतियां बना रही है, क्या वो नीतियां इन सारी स्थितियों को निपटने के लिए तैयार हैं या उनको काफी हैं ये सारी नीतियां, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ये सारी चीजें? देखिए, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता नहीं है कि युवाओं को रोजगार मिले। उन्हें लगता है कि वो कहेंगे हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है और युवाओं को झोंक देंगे फिर हिंदू मुस्लिम पे वार करने में, शब्दों के वार ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो सोशल मीडिया पे। तो उनका ध्यान पूरी तरीके से केंद्र की सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत रोजगार से हटा दिया है। और वैसे भी मोदी जी का कोई रोजगार के अवसर पैदा करने पे ध्यान नहीं है, बल्कि उनका तो ध्यान इस बात पर है कि जिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे से वो चुनाव लड़े, जिनके द्वारा खरीदे गए मीडिया के द्वारा उनको एक रोल मॉडल के तरीके से पेश किया गया, तो उनका पूरा ध्यान उन बड़े बड़े मीडिया हाउस या उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनका काम कैसे आगे बढ़े, उनका पूरा ध्यान उसकी तरफ है। इसीलिए देश के संसाधनों को एक एक करके लगातार बेचा जा रहा है। तो जब केंद्र की सरकार का ध्यान युवाओं को रोजगार देने पे है ही नहीं, वो उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं, तो फिर रोजगार के अवसर तो नहीं बनेंगे। और देश के संसाधनों को बेचकर पैसा इकट्ठा करके और बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण को माफ करके, उनके टैक्सेस को माफ करके उनको जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमने पीसी सुनी थी जब ये डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा था, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, उस दौरान सरकार ने दावा किया कि प्राइवेटाइजेशन करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिस तरह से हमने गुजरात में एक मॉडल पेश किया और आज पूरे गुजरात के पास रोजगार है, उसी तरह से पूरे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या आपको लगता है ये बात, ये तर्क सही है सरकार का? देखिए, इसके लिए पहले गुजरात जाके विजिट करें। मैं खुद गुजरात में अनेकों बार गया हूँ। लोगों के पास काम धंधे नहीं है और लोगों वहाँ पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सरकारी स्कूलों से बच्चे पढ़ के कुछ बन जाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लगातार वहाँ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीब लोगों के लिए कोई अवसर है ही नहीं। तो ये तो एक झूठ है। ये गुजरात मॉडल ही अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है और इस झूठ के दम पर ही मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। लेकिन आप देखिए, जितने वायदे करके प्राइम मिनिस्टर वो बने थे, उनमें से एक वायदा पूरा नहीं हुआ। वो कहते थे हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे,
वो कई दुगने कर दिए, डीजल के दाम दुगने कर दिए, गैस के दाम दुगने से भी ज्यादा कर दिए। वो कहते थे हम रोजगार देंगे 2 करोड़ लोगों को हर साल, 2 करोड़ को पिछले 7 साल में नहीं दे पाए। वो कहते थे काला धन वापस लाएंगे, 1 रुपया वापस नहीं आया, बल्कि काला धन विदेशों में और बढ़ गया है। वो कहते थे कि महिलाओं पे बहुत हुआ, महिलाओं पे अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, इस बात के भी आंकड़े आपके सामने हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। युवाओं की बेरोजगारी बढ़ी है, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। तो जो आपसी तालमेल हुआ करता था देश में लोगों के अंदर, धर्म के नाम पे उतना उन्माद नहीं था। आज कोई भी गेरू कलर का गमछा पहन के इकट्ठा होके किसी को भी रोड पे चलते हुए भीड़ इकट्ठा करके मार सकता है, पीट सकता है। बसों से सिर्फ नारा लगाना है, वो नारा मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आप जानते हो क्या नारा लगाते हैं। और उनको पुलिस और सरकार के अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं संरक्षण मिल जाता है। तो देश प्राथमिकता उनके लिए है ही नहीं। अगर देश प्राथमिकता उनके लिए होता तो देश में रहने वाले लोगों के बीच प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा करते, देश के संसाधनों को बेचने की बजाय देश के संसाधनों को स्ट्रेंथन करते, देश में रोजगार के नए अवसर तलाशते। और जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम है उस वक्त की तुलना में जब इनकी सरकार बनी थी, तो उस हिसाब से तो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम होने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए। इसका मतलब ये हुआ उनकी प्राथमिकता में ना देश है ना देश के लोग हैं। मोदी जी की प्राथमिकता में उनके जो कॉर्पोरेट मित्र हैं वो हैं। अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने वहां पर एक धार्मिक सौहार्द की बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के एक पुराने मित्र थे जो अलीगढ़ के मुस्लिम ताले वाले थे, उनसे उनकी मित्रता थी जब वो उनके घर जाते थे, और उन्होंने वहां किसी मजार पे चादर भी चढ़ाई। तो आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी देश में नफरत बढ़ा रही है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ मोदी जी से, चादर चढ़ाने से नहीं होगा। जो लोग धार्मिक उन्माद करते हैं उन पे रासुका लगाइए ना। कुछ केस तो बताओ कितने रासुका लगे हैं। ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन लोगों ने गरीबों की, मजलूमों की, छात्रों की आवाज को उठाया और उनके शब्दों को कट पेस्ट करके उनके खिलाफ रासुका लगा दी, उनको जेलों में डाल दिया। लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने गमछा पहन के और एक खास प्रकार का नारा लगा के किसी की हत्या की हो, लोगों को मारा हो और उन पर रासुका लगी हो। तो ये चादर वादर चढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। आपको ईमानदारी से देश के साथ, अगर आपको देश से प्यार है और देश के लोगों के प्रति आप अगर वफादारी करना चाहते हैं तो अपने वायदों को पूरा कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम के बारे में मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं करते, सामाजिक परिवर्तन की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है जय भीम, मिशन जय भीम। उस मिशन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को, इस देश के लोगों को जातिवाद और ब्राह्मणवाद के दलदल से निकालकर बुद्ध बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और एक मुहिम जो बाबा साहब ने शुरू की थी, जो पेरियार ने शुरू की थी, जो फूले ने शुरू की थी, उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस मिशन के बारे में भी थोड़ा बताइए। और ये हमारे महापुरुष हो, पेरियार हो, चाहे फूलो हो, चाहे बाबा साहब हो, इन सबसे किस तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है इस पूरे मिशन के जरिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को संत दुर्बलनाथ जी और ईवी रामास्वामी नायकर जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। एक साइंटिफिक सोच वाले, समतावादी विचार वाले व्यक्तित्व, जो अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ जिन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई और एक मानवतावाद और समतावाद का एक रास्ता सबको दिखाया, उनकी भी आज जयंती है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा दिन है। इसको हम समता दिवस के रूप में और संघर्ष दिवस के रूप में आज मना भी रहे हैं। और साथ ही साथ जो अपने मिशन जय भीम की बात की, तो मेरे जो प्रेरणा स्रोत है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए, उनके हक अधिकार के लिए दिया और उनको 3500 साल की गुलामी से बाहर निकाला। अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से, अपनी कलम से, बिना खून बहाए, बिना औजार हथियार उठाए। और उन्होंने हमेशा समता की बात की, मैत्री की बात की, करुणा की बात की, सील की बात की, और संविधान में उसका समावेश भी किया कि सभी जाति और धर्म और के साथ और सेक्स के साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के सबको समान अवसर मिले, सबके लिए समान नीतियां बने और नेचुरल रिसोर्सेज में सबके साथ विकेंद्रीकरण सरकार ईमानदारी से करे। एक इतना अच्छा मार्ग देकर 3500 साल की गुलामी तोड़कर हमारे लोगों के पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर राजनीति के, व्यापार के सब रास्ते बाबा साहब ने खोले। और उसके बाद अपना पूरा जीवन लगा के नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, शादी नहीं की
पूरा जीवन मानवर कांसीराम साहब ने भी इस पूरे समाज को एकजुट करने में और उनको यह एहसास दिलाने में कि तुम हुक्मरान बन सकते हो और तुम किसी से कम नहीं हो, तुम समाज की शक्ति को मजबूत करो, उसके बाद सारे रास्ते खुल जाएंगे। उसी रास्ते पर मैं भी चल रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि जो मेरा जीवन है, देखिए जीवन बार बार नहीं मिलता और मरना सबको है, कोई अजर अमर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मरना तो मुझे भी है, क्या पता बाहर निकलते क्या हो जाए, लेकिन जितना मेरा जीवन है वो मैं अपना जीवन बिल्कुल बाबा साहेब के उस विचार के साथ, और जो वो चाहते थे कि उनका कारमा पीछे ना जाए, कम से कम उसको रोक के रखें, और जिसके लिए मानवर कांसीराम साहब ने भी जीवन लगाया। मैं भी अपना जीवन 1983 से 10वीं जब की, तब से लगातार इसी मूवमेंट पे लगा रहा हूँ और समता सैनिक दल का एक सिपाही भी हूँ। और मेरा भी ये मानना है कि मेरा जो जीवन है वो पूरा इस मूवमेंट के लिए और अपने समाज को फाइनेंशियली भी, क्योंकि हम सरकार के भरोसे, अब जिस तरह की सरकार काम कर रही है उसमें हम उम्मीद नहीं कर सकते वहां से कोई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। तो हमें अब अपने समाज की संख्या को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। हमारी संख्या जो 135 करोड़ में से बहुजन की संख्या लगभग 110 से 15 करोड़ है, 115 करोड़ के आसपास है। तो वो संख्या ये बताती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक हैं। तो जब हम सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, इसका मतलब सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे अंदर है। अब हमारे लोग, कितने लोग MBA किए हुए हैं, कोई IIM से किए हुए हैं, कोई कहीं से किए हुए हैं, कितने इंजीनियरिंग मेडिकल किए हुए हैं, कितने सिविल सर्वेंट्स हैं और रिटायर होके भी आए हैं। तो सबको एकजुट कर रहे हैं कि सब लोग मिलके अपने समाज के लिए आर्थिक नीतियां भी बनाओ, आर्थिक रास्ते तलाशो, अपने समाज को एकजुट करो। और ये जातियों ने हमें बर्बाद किया है, तो अब जाति की जरूरत नहीं है, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। इसी परिकल्पना के साथ मिशन जय भीम पूरे देश में काम कर रहा है और प्योरली सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव का एक हमने संकल्प लिया है। ये राजनीतिक से कोई मतलब मिशन जय भीम का नहीं है। राजनीति में तो मैं आम आदमी पार्टी में हूँ ही और उसमें मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन अपने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो मुझे महत्वपूर्ण लगती है। इसलिए मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे देश में अपने समाज को एकजुट करने का और सांस्कृतिक बदलाव का जो सपना बाबा साहब ने देखा था भारत को बौद्धमय बनाने का, बौद्धमय बनाने का मतलब था कि एक ऐसा समाज जिसमें समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, करुणा हो, शील हो। और बुद्ध के धर्म में वैसे भी वो संप्रदाय नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का व्यक्ति भी अगर वो समता, मैत्री, भाईचारे और न्याय में भरोसा रखता है और वो अगर पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूरी बनाता है, वो भी बौद्ध है। जो अपने जीवन के फैसले बुद्धि विवेक से लेता वो बौद्ध है। तो हम अपने पूरे देश में इस मुहिम के साथ चल रहे हैं कि आप लोग अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लो, सोच विचार के फैसले लो। शोर, कोई अगर भीड़ कोई शोर मचाती है या सोशल मीडिया पे कोई चीज चलती है, आंख मीच के उसको फॉलो मत करो। अपनी बुद्धि और विवेक से सोचो और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, भारत के बारे में सोचो कि जब भारत जो गौरवशाली राष्ट्र था दुनिया में, भारत बुद्ध के देश के नाम से जाना जाता है। तो जिस तरह बौद्ध में भारत है, उसी बौद्ध में भारत का सपना बाबा साहब का था, उसको साकार हमें मिलकर करना है। आपने भारत की बात की सर, इसीलिए मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ कि अभी इस समय देश में ये बात चल रही कि जो भाजपा या RSS का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें बहुत सारी विभाजनकारी बातें हैं, वो देश को बांटने वाली बातें, ऐसा आरोप है। और जो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया था वो अभी फ्लॉप हो चुका है, उसके दम पे राजनीति में वापस कर पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा इस समय उभर रहा है, एक तबका, बहुजन तबका उभर रहा है जिसके आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही है, वो शायद RSS की विचारधारा को काट पाए। देखिए, एक आधुनिक भारत का जो सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा था, केवल वो है जो भारत को महान बना सकता है और भारत को बचा सकता है। वही आइडिया ऑफ इंडिया, उसी पे चलना पड़ेगा। और हम, भारत हमारा देश है, हम उसे बचाएंगे। हम किसी हालत में अपने देश को, हमारा देश का पतन हो, हमारा देश नीचे जाए, दुनिया में कंपटीशन में पीछे रहिए, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अपने भारत को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के गौरव को बचाने के लिए अगर अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी हम देंगे। पूरा समाज हमारा मिलकर इस मुहिम पे चल पड़ा है और हम इसको बहुत मजबूत करेंगे। और वो इंडिया के लिए अम्बेडकरवाद का ही रास्ता सबसे सुलभ। देखिए, दो विचारधारा देश में, एक समतावादी, एक विषमतावादी। बाबा साहब की जो विचारधारा वो समतावादी बुद्धवादी विचारधारा है, और जो विषमतावादी विचारधारा वो मनुस्मृति वाली विचारधारा है। तो ये तो द्वंद्व बीच में लड़ाई हमेशा रहेगी। हमें समता चाहिए और विषमतावादी ताकतें समता नहीं देना चाहेंगी। तो सर, एक आखिरी सवाल लेते हुए कि आप ये जो मिशन जय भीम है, इस मिशन से अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं
और कितने लोगों को और जोड़ना बाकी है और किस तरीके से इसके क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं इस पे? लाखों लोग जुड़ चुके हैं और करोड़ों लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी इस संगठन को 1 ही साल हुआ है। 1 ही साल के अंदर लाखों लोग इससे जुड़ गए, उनकी भावना जुड़ गई है और लोग दिल से प्यार कर रहे हैं, हर जगह इन्वाइट कर रहे हैं। इसका मतलब लोग भारत को वही बाबा साहब के सपनों का भारत के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसी पे हमें काम करना है। चलिए, तो ये थे दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ। आप इनको देखते होंगे, सुनते होंगे। समाज के लिए जो इनका योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए। एक जो बाबा साहब का आइडिया ऑफ इंडिया है, उस आइडिया ऑफ इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशनरी तरीके से काम कर रहे हैं। इनके साथ जुड़िए और इनको बधाई दीजिए कि ये समाज के लिए इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। साथ में ऐसी बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन जसीम के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।